दोस्तों, आपको भी इनकम टैक्स की रिटर्न भरने में परेशानी आ रही है। आपको भी एक से ज़्यादा तरह की इनकम है। म्यूचुअल फंड में आप डील करते हैं, आप शेयर में ट्रेडिंग करते हैं, आप F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन में डील करते हैं, आपको सैलरी की भी इनकम है, आपको कमीशन की भी इनकम है, आपको डिफरेंट टाइप की इनकम है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी इनकम टैक्स की रिटर्न भरेंगे, लास्ट डेट क्या है। आप क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं तो कितना टैक्स लगेगा, किस तरह से टैक्स लगेगा, आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं आज आपके काफ़ी सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप करे हुए देखिए। दोस्तों, मैं टैक्स एडवोकेट योगेंद्र अग्रवाल आपका अपने इस YouTube चैनल कॉमर्स मंत्र बाय योगेंद्र सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे मैं माफ़ी भी चाहता हूं कि मैं इतना लेट इस वीडियो को बना रहा हूं, लेकिन मैं अभी भी फीवर में हूं, जैसे आप देख सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं और ज़्यादा डिले नहीं कर सकता हूं। आपको आपके सभी सवालों के जवाब मैं कोशिश करूंगा दे पाऊँ, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं। लेकिन अगर आपके कॉमन क्वेश्चंस के अलग भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। अगर ज़्यादा क्वेश्चन एक ही टॉपिक पर आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आज या कल में ही एक दूसरी वीडियो बना करके डाल दूं। दोस्तों, अगर आपके किसी पर्सनल को विशेष क्वेश्चन आता है तो मैं कोशिश करूंगा पर्सनली आपको उसका जवाब दे पाऊँ। दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं कि हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न को हम सही चूज़ कर लें, उसके लिए क्या ज़रूरी है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आपने इनकम टैक्स फॉर्म गलत चूज़ कर लिया तो समझ लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे ऐसे ट्रीट कर देगा जैसे आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरी ही नहीं हो। मतलब आप पर जो प्रोविज़न टैक्स रिटर्न ना भरने वाले पर लगते हैं वही आप पर भी लग जाएंगे। तो सावधान रहिए, ध्यान से रिटर्न को भरिए। जो लोग रिटर्न भर चुके हैं, गलत रिटर्न भर दी है उन्होंने, इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें लगे कि गलत टैक्स की रिटर्न भर दी है उन्होंने, तो वो अपने जो उनके व्यक्तिगत फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे बात करिए, वो आपको ऑप्शन बताएंगे अब क्या करना है। दोस्तों, जब मैं बात करता हूँ ITR फॉर्म की, तो हमारे ITR फॉर्म कितने तरह के हैं। तो ITR नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे कई सारे ITR फॉर्म हैं। हम कौन सा चूज़ करेंगे तो डिपेंड करेगा बहुत सारी कंडीशंस पर। लेकिन ITR 5, 6 और 7 ये हमारे कुछ ऐसे फॉर्म हैं जो शायद आपके उतने यूज के नहीं होंगे। मैं फिर भी इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ITR 5 की जब हम बात करते हैं तो ये ITR 5 फर्म्स के लिए अप्लाई होता है। फर्म की इनकम पर हमें ITR फॉर्म 5 ही भरना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं 6 की तो ये कंपनीज के लिए है, मोटे तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, और कंपनीज को ITR फॉर्म 6 भरना होगा। ITR फॉर्म 7 जब हम बात करते हैं तो ट्रस्ट वगैरह के लिए ये फॉर्म भरा जाता है। लेकिन हमारा मुख्य फोकस जो है वो ITR फॉर्म 1 to 4 है। ITR फॉर्म 1 कौन लोग भर पाएंगे, किन लोगों को भरना चाहिए। वैसे तो नॉर्मली यही माना जाता है कि जिनकी केवल सैलरी की इनकम है उन लोगों को ITR 1 भर देना चाहिए। यस, सही भी है, लेकिन इसमें हमें दो बातें ध्यान रखनी होंगी। अगर हमारी एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा है तो हम ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दूसरी बात, अगर किसी वजह से हमारी कोई बिजनेस इनकम है तब भी हम ये नहीं भर पाएंगे, ये तो हम जानते हैं। कोई इंडिविजुअल अगर ITR 1 भरता है तो एक बड़ी कंडीशन, आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा साल में नहीं होनी चाहिए। अगर 50 लाख से ज़्यादा है तब भी आप ITR 1 नहीं भर पाएंगे। एक बड़ी बात जो मैं यहाँ आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आपकी कोई विदेश में सोर्स ऑफ इनकम है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपकी विदेश में कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वहां से एक्चुअल में कमाई भी हुई है पिछले साल में, लेकिन केवल सोर्स ऑफ इनकम है, तब भी आप ITR 1 नहीं भर पाएंगे। तो दोस्तों, इनकम आपकी 50 लाख से कम है, आपका मुख्य रूप से सैलरी इनकम है, उसी को ये चूज करते हैं। 50 लाख से कम है, सैलरी इनकम है, ITR 1 भरिए। लेकिन अगर आपका कुछ कैपिटल गेन भी हो गया है, आपका कुछ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी है, बाकी इनकम भी है, बिजनेस की इनकम नहीं, तो फिर आप ITR फॉर्म 2 चुनाव करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ भी ये ITR फॉर्म सबसे कॉमन फॉर्म माना जाता है, पर भरने में गलती मत करिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ इनकम
एक लिमिट क्रॉस करती हैं तो फिर हम इस फॉर्म से बाहर चले जाते हैं। ITR 3 की बात करें तो आजकल ये सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म हो गया है मेरी नज़र में, क्योंकि भारतवर्ष में खासकर मैं देखता हूँ कि लोग शेयर मार्केट में बहुत बड़ी मात्रा में आ गए हैं और लोग ट्रेडिंग करते हैं। वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हैं, वो शेयर खरीदते बेचते हैं, वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फिर अब उन्हें ITR 3 फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई प्रेजेंटिव इनकम दिखाना चाहते हैं, बिजनेस की इनकम दिखाना चाहते हैं, तो आप ITR 4 भरेंगे और आपकी ये कई सारी इनकम, ये भी सैलरी की इनकम, ये सब भी कवर करेगा ITR फॉर्म हमारा। लेकिन प्रेजेंटिव इनकम अगर आप मुख्य रूप से दिखाना चाहते हैं तो आपके लिए ITR 4 एक छोटा सरल फॉर्म है। लेकिन ITR 3 को सबसे कठिन फॉर्म भी माना जाता है। बहुत बड़ा सा फॉर्म है, बहुत सारे शेड्यूल हैं। अगर आप स्वयं भरना चाहते हैं तो आपको परेशानी भी होने वाली है इस ITR फॉर्म को भरने में, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ही बहुत समय लग जाता है। लेकिन ये एक ऐसा फॉर्म है जो सभी तरह की इनकम को कवर करता है। आप लोग जानते हैं हमारी इनकम के 5 हेड हैं। हमारी इनकम का पहला हेड है सैलरी की इनकम, दूसरा हमारा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है, PGBP यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन हमारी इनकम होती है, हमारा कैपिटल गेन की इनकम होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी हमारा एक हेड है। हमारी इनकम सारी की सारी यहाँ इस फॉर्म में कवर हो जाती है। हर तरह की इनकम को हम यहाँ ले सकते हैं। इसलिए ITR 3 हमें ज़्यादा तरफ भरना पड़ता है। ये शेयर मार्केट का कमाल है। ITR 3 अब कॉमन फॉर्म होते जा रहा है। दोस्तों, जब हम ITR 3 की बात करते हैं, इसकी लेंथ की हमने बात कर ली, थोड़ा डिफिकल्ट है, हमने इसकी बात कर ली। लेकिन अब यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि हम ये कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारी इनकम कौन से हेड में आ रही है। क्योंकि अगर हम सही हेड में इनकम नहीं लेंगे, हमारी कैलकुलेशन सही नहीं होंगी, तो भी हम फंस जाएंगे। दोस्तों, जब हम बात करते हैं, पहले म्यूचुअल फंड से शुरू करते हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड में अगर आपकी ट्रेडिंग है या आपकी इक्विटी शेयर में ट्रेडिंग है तो दोनों एक तरह से ही चलती हैं, ऐसे मान करके चलिए। म्यूचुअल फंड 2 तरह के होते हैं हमारे, इक्विटी ओरिएंटेड और डेप्ट ओरिएंटेड। तो डेप्ट फंड होते हैं और इक्विटी ओरिएंटेड फंड होते हैं, इक्विटी फंड होते हैं। तो अगर आपका इक्विटी फंड है, इसकी इतनी चलिए डिटेल में नहीं जाते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आप क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर आप म्यूचुअल फंड में डील करते हैं, अगर आप शेयर्स में डील करते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी इनकम पर अगर लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, कैपिटल गेन होगा और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा अगर आपने इसे इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में किया है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, आप तो खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं, तो फिर आपकी ये बिजनेस इनकम में चले जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में उस इंट्राडे ट्रेडिंग को केवल बिजनेस इनकम नहीं, बल्कि आपकी ये इनकम कौन सी इनकम, स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम में चली जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम और बिजनेस इनकम में क्या फ़र्क है, अभी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शन से कोई इनकम है, फ्यूचर एंड ऑप्शन F&O, वहाँ पर आपने कोई इनकम कमाई है या लॉस किया है, तो उसके लिए आपको, जैसे हम कौन से हेड में डालें, तो भाई इसे हम डालेंगे सामान्य बिजनेस में। देखने से लगता है कि इसमें हम डिलीवरी तो ले ही नहीं रहे, फिर ये सामान्य बिजनेस कैसे हो गया? होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यही मानता है, लॉ यही मानता है कि अगर आप F&O में डील करते हैं तो आपकी इनकम आएगी सामान्य बिजनेस इनकम में। इसका मतलब समझते हैं कि अगर आपका F&O में कोई लॉस होगा तो उसे आप बाकी हेड की इनकम से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। हाँ, सैलरी की इनकम से आप इसे सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर डील करते हैं तो आपकी इनकम कहाँ आएगी? आपकी इनकम बिजनेस इनकम में आएगी, आपकी इनकम सामान्य बिजनेस में आएगी। लेकिन अगर यही स्पेकुलेटिव होती तो 2 नुकसान हमारे हो जाते। जैसे कि इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूं, इंट्राडे शेयर में अगर आप डील करते हैं तो उस कंडीशन में आपकी इनकम को स्पेकुलेटिव बिजनेस मान लिया गया है। अब स्पेकुलेटिव बिजनेस का तो मतलब बड़ा अलग हो जाएगा भाई। स्पेकुलेटिव बिजनेस अगर है तो आप उसके लॉस को, पहली बात जो 2 नुकसान मैं बता रहा हूं, आप
केवल 4 साल तक ही कैरी कर सकते हैं। सामान्य बिजनेस के लॉस को आप 8 साल तक कैरी कर सकते हैं। सामान्य बिजनेस के लॉस को 8 साल तक कैरी कर सकते हैं, और अगर ये स्पेक्युलेटिव है तो 4 साल तक कर सकते हैं। बिजनेस सामान्य है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप बाकी के हेड से भी आप इसे सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस को आप केवल स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। यही मैं क्रिप्टो करेंसी का भी जिक्र कर देता हूं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं आपको बताऊं कि क्रिप्टो करेंसी, वैसे तो भारत में मान्यता नहीं है इसे, लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी से आपने कुछ कमाया है या खोया है तो क्रिप्टो करेंसी पर फ्लैट रेट 30% से आपको टैक्स देना होगा। और दूसरी खास बात, ये क्रिप्टो करेंसी के लॉस से ही एडजस्ट हो पाएगी, दूसरे किसी प्रॉफिट से। क्रिप्टो करेंसी का लॉस दूसरे किसी प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं हो पाएगा, क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ हो पाएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं कि हमारी इनकम टैक्स रिटर्न जब कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम होती है तो कैसे हम करें। मैंने थोड़ा थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया है। ITR 3 हम भरेंगे अगर हमारी एक से ज़्यादा हेड में इनकम आ रही है। मुख्य रूप से हमें समस्या आजकल मार्केट की जो इनकम होती है उसमें आने वाली होती है, इसलिए मैंने उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो लास्ट डेट क्या है हमारी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की। तो भाई इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आप लोग जानते हैं कि 31 जुलाई हमारी 31 जुलाई लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की, सामान्य तौर पर हम जानते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम के लिए, आपके कारोबार के लिए ऑडिट करना जरूरी है, प्रोविजंस के एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोविजन, तो बस समझ लीजिए आपके लिए डेट बढ़कर के हो गई है 31 अक्टूबर। 30 सितंबर तक आपको अपनी ऑडिट करवा कर उसे कंप्लीट करना होता है, उसका सर्टिफिकेट आपको मिलता है, और उसके बाद में आप 31 अक्टूबर तक अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं सामान्य तौर पर। वरना तो आपको लग जाएगी पेनल्टी, लेट फीस। वो कितनी लगती है? तो लेट फीस की जब मैं बात करता हूं तो लेट फीस हमारी 3 कैटेगरी में बांट के आपको बताता हूं कि अगर किसी वजह से हमारी इनकम 2.5 लाख रुपए, जो कि बेसिक एग्जाम्पशन है, मैं अभी इंडिविजुअल HUF की बात कर रहा हूं यहाँ, अगर 2.5 लाख रुपए से कम है तो उस कंडीशन में हमारी पेनल्टी कुछ नहीं होगी, नील पेनल्टी है। लेकिन अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है, 5 लाख से कम है, तो उस कंडीशन में आपको 1000 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर 5 लाख से भी ज़्यादा आपकी इनकम है तो वही डबल पेनल्टी आप पर लग जाएगी। एक तो जो इनकम बैठेगी उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और दूसरा आपको लेट फीस 5000 रुपये भी लगेगी। ये लेट फीस के साथ जमा कब तक कर सकते हैं हम? तो बड़ी सामान्य सी बात है, इसको हम 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 2023 तक जमा कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या इसके बाद भी कर सकते हैं? तो भाई पिछले साल तो ये व्यवस्था नहीं थी, आप 31 दिसंबर के बाद ये नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी ये व्यवस्था बना दी गई है। और इस साल आप देखेंगे कि आप 31 दिसंबर के बाद भी 2 साल तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न पुरानी जमा कर सकते हैं। 2 साल तक। कौन सा फॉर्म है? वो है फॉर्म यू, इनकम टैक्स रिटर्न यू के नाम से हमारा एक फॉर्म आ गया है, और हम अब इनकम टैक्स की रिटर्न अगले 2 साल तक भी कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना कि इस रिटर्न को भरने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। ऐसे ही नहीं है किसी का भी मन किया चलो भाई मैं पिछले साल की रिटर्न भर देता हूं। एक तो हैवी पेनल्टीज हैं, और जो टैक्स बैठ रहा है आप पर, जिसके लिए आप रिटर्न भरेंगे, वो उस पर इंटरेस्ट, तो भाई पेनल्टीज के साथ है। दोस्तों, मैंने इस छोटे से वीडियो में जो कुछ बताने की कोशिश की है, अगर आपके सवालों का जवाब आपको नहीं मिला है, आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिए। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो मैं एक अलग वीडियो कोशिश करूंगा बनाकर उस पर डालूं, वरना ये कोशिश मेरी रहेगी कि मैं व्यक्तिगत रूप से आपके सवालों के जवाब दे पाऊं। दोस्तों, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, चाहे वो इनकम टैक्स की है,
चाहे जीएसटी की है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर आपके किसी दोस्त या जानने वाले की परेशानी को भी दूर कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।